हेलो मित्रों, करंट अफेयर्स की अपडेट के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कल ही मैंने आपको बताया था, CSET नवंबर 2020 में जो बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए ये अपडेट्स रिलेवेंट है। सो मित्रों, लेट अस गो थ्रू द अपडेट्स। ठीक है, कल मैंने कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर किए थे, शायद आपको याद होंगे। नोट करके रखिएगा। नोट नहीं कर रहे हो तो चिंता मत कीजिएगा, PDF मैंने आपके लिए बोल दिया था। मोबाइल एप्लीकेशन पे वो PDF अपलोड हो चुकी है। सो आप मोबाइल एप्लीकेशन से ये PDF ले सकते हो, देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, कल ही के लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक बता दी थी, तो वहाँ से आपको लिंक से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहाँ से आपको ये अपडेट्स मिल जाएंगे। मोबाइल एप्लीकेशन पे वीडियोस भी अवेलेबल है। चलो आइए करते हैं शुरुआत आज के अपडेट्स के साथ। सबसे पहला अपडेट जो है वो रिलायंस रिटेल के ऊपर है। जैसे कि हम जानते हैं, पिछली बार भी जब मैंने अगस्त का अपडेट बताया था तो उस वक्त रिलायंस के जियो में बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई थी। तकरीबन 1,52,000 करोड़ की रिलायंस जियो में अभी तक इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। उसी प्रकार के मिस्टर मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का और एक सेगमेंट है, दैट इज रिलायंस रिटेल। उस रिलायंस रिटेल में भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कुछ समय में हुआ है, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आने की संभावना है। However, this has been covered in our रेगुलर लेक्चर्स, लेकिन रेगुलर लेक्चर्स में एज वेल एज अपने मॉड्यूल में भी ये कंटेंट कवर किया गया है। लेकिन मॉड्यूल में जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जिक्र किया गया था वो बहुत पहले जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद की जो इन्वेस्टमेंट्स थी, यानी जियो में जो रिलायंस जियो में जो इन्वेस्टमेंट्स हुई थी उसके बारे में कवर किया था। रिलायंस रिटेल को कवर नहीं किया गया था। तो 7-8 इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 7-8 इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी है रादर रिलायंस रिटेल वेंचर्स में। तकरीबन उसका वैल्यूएशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 32,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट अभी तक रिलायंस रिटेल में हो चुकी है। 32,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट अभी तक रिलायंस रिटेल में हो चुकी है। किन किन एंटिटीज़ ने इन्वेस्टमेंट किया है और कितना इन्वेस्टमेंट अभी तक हुआ है, सबसे रिसेंट इन्वेस्टमेंट कौन सा रहा है, इसके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको पूछ सकते हैं, which company has proposed to invest rupees 3,675 crores in retail arm of Reliance? रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल आर्म में 3,675 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किस कंपनी ने अनाउंस किया है? रिसेंटली कौन सी कंपनी ने दिलचस्पी दिखाई है? ठीक है, ये सबसे रिसेंट इन्वेस्टमेंट है, तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है वो है वर्जिन अटलांटिक। देन दूसरा ऑप्शन है जनरल अटलांटिक। तीसरा ऑप्शन जो आपके सामने है वो है पैसिफिक अटलांटिक। और आखिरी ऑप्शन जो आपके सामने है वो है माइक्रोसॉफ्ट। तो इनमें से किस कंपनी ने रिसेंटली रिलायंस रिटेल की आर्म में 3,675 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है? तो इसका सही जवाब जो मित्रों है वो है जनरल अटलांटिक। जनरल अटलांटिक ने रिसेंटली 3,675 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिलायंस रिटेल की आर्म में अनाउंस किया है। ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट 3,675 करोड़ का जो हो रहा है, इससे जनरल अटलांटिक को 0.84% स्टेक मिलने वाला है रिलायंस रिटेल वेंचर्स इस कंपनी में। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ये जो है, इट इज़ द सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, इस रिलायंस रिटेल वेंचर में 0.84% का स्टेक उनको मिलेगा। अब ये स्टेक एक्वायर करने के बाद जो रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन हो चुका है वो तकरीबन 4.285 लाख करोड़ का वैल्यूएशन हो चुका है। 4.28 लाख करोड़ सिर्फ और सिर्फ रिलायंस रिटेल इस आर्म का वैल्यूएशन हो चुका है। ठीक है, रादर रिलायंस रिटेल वेंचर जो है, बस ये दिस इज जस्ट वन ऑफ द आर्म्स, दैट इज वन ऑफ द सब्सिडरीज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक सब्सिडरी का वैल्यूएशन 4.25 लाख करोड़ तक होना यानी बहुत बड़ी बात है मित्रों। ठीक है, रिलायंस जियो का वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा है, उससे रिलायंस रिटेल वेंचर्स का भी वैल्यूएशन ज़्यादा है। इसका मतलब ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही कमांडेबल वैल्यू पे आ रहा है। तो इसकी वजह से हमने देखा है कि रिलायंस का जो रिसेंटली जो शेयर है, जो 28-25 मार्च के आसपास जो शेयर 800 850 रुपये तक आया था,
मार्च से लेके अभी तक द प्राइस हैज गॉन अप टू आई थिंक 2300 तक इसकी प्राइस जा चुकी है। तो 800 से लेके 2300 तक का सफर इसने तय किया है। हालांकि अभी यूएस इलेक्शन के चलते इसमें करेक्शन है, एज वेल एज क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन आ चुका है इसमें, लेकिन 800 से लेके 2300 तक इसकी शेयर प्राइस बढ़ चुकी है। इसके अलावा मित्रों जो रिसेंट इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं इसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, किस किस ने इन्वेस्टमेंट किया है अभी तक रिलायंस रिटेल में, किसने इन्वेस्टमेंट किया है। अभी तक यानी 6 ग्लोबल इन्वेस्टर्स ऐसे जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है। उसमें से सिल्वर लेक, केकेआर, जनरल एटलांटिका, मुबादला, ठीक है, ये कुछ नाम है। डेट वाइज अगर आपको इनकी इन्वेस्टमेंट की डिटेल देनी है तो सबसे पहले 9 सितंबर को 9th ऑफ सितंबर को सिल्वर लेक इस कंपनी ने रिलायंस रिटेल में 7,500 करोड़ रुपीस में 1.75% इक्विटी स्टेक एक्वायर किया था। ये पॉइंट्स आप लिख के ले सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं। रिलायंस रिटेल में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, किस किस कंपनी ने की है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले सिल्वर लेक ने एक्विजिशन किया था 9 सितंबर को, और ये जो एक्विजिशन हुआ था 7,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी, 1.75% स्टेक का एक्विजिशन हुआ था। उसके बाद 23 सितंबर को केकेआर नाम की ये जो फर्म है इसने एक्विजिशन किया था। यहाँ पे केकेआर ने जो इन्वेस्टमेंट किया है 5,550 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया है 23 सितंबर को। केकेआर का मतलब यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं है, नहीं तो आप ये केकेआर इन्वेस्टमेंट फर्म है, ठीक है। उसके बाद बैक टू बैक इन्वेस्टमेंट्स की है 5 कंपनियों ने रिसेंटली। सो 30 सितंबर को जो इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस की गई थी उसमें सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो किया था जनरल एटलांटिका ने, जिसमें 0.84% स्टेक एक्वायर किया जनरल एटलांटिका ने। उसके बाद सिल्वर लेक को इन्वेस्टर ने 0.38% का स्टेक एक्वायर किया। देन मुबादला ने 1.4% का स्टेक एक्वायर किया। GIC ने 1.22% का स्टेक एक्वायर किया, और TPG नाम की जो कंपनी है, इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसने 0.41% स्टेक एक्वायर किया। सो मित्रों, इस प्रकार से तकरीबन 7 to 8% स्टेक अभी तक रिलायंस रिटेल का उन लोग स्टेक सेल कर चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज इतना स्टेक सेल कर चुके हैं, और तकरीबन 32,000 करोड़ के आसपास की रकम, यानी एग्जैक्टली बताना है तो 32,197.5 करोड़, 32,197.5 करोड़ तक का स्टेक सेल अभी तक रिलायंस रिटेल इस आर्म में रिलायंस इंडस्ट्रीज कर चुकी है। उतना ही नहीं, जियो प्लेटफॉर्म में यानी रिलायंस जियो में 1.52 लाख करोड़ का स्टेक सेल कर चुके हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इस प्रकार से अगर हम इनकी टोटल ले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये साल में तकरीबन 1.85 अप्रोक्सीमेटली 1,85,000 करोड़ तक का स्टेक सेल कर चुके हैं, जिससे रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा डेट यानी जो कर्जा, उनका कर्जा तकरीबन 1.6 लाख करोड़ तक का कर्जा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे था, ठीक है, और उन्होंने ये जो स्टेक सेल से पैसा एक्वायर किया 1.85 लाख करोड़, इससे इनका पूरा डेट वाइप आउट हो सकता है। सो मित्रों, ये थे कुछ अपडेट्स रिलायंस रिटेल के ऊपर के जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज ऑर्गेनाइज्ड अ 2-day नेशनल लेवल कंसल्टेशन प्रोग्राम। 2-day नेशनल लेवल कंसल्टेशन प्रोग्राम जो है वो किसने ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, कौन सी ऐसी संस्था है इसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो उसमें सबसे पहला मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये नाम है। उसके बाद ICAR, उसके बाद ICMR, और आखिरी ऑप्शन है आपका नीति आयोग। तो ये 2-day नेशनल लेवल कंसल्टेशन प्रोग्राम फॉर ऑन नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, ये फार्मर्स के लिए अनाउंस किया गया था। इसके पीछे का मकसद ये था कि फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग कैसी की जाए जिससे उनका कॉस्ट कम हो जाए, देन यील्ड बढ़ जाए और प्रॉफिटेबिलिटी फार्मर्स की बढ़ जाए, ठीक है, इसके ऊपर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को बुलाया गया था, फार्मर्स के भी पार्टिसिपेशन इसमें था। तो ये प्रोग्राम रिसेंटली ही ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हिंदुस्तान की किस सरकारी संस्था ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो मित्रों 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से सही ऑप्शन जो है वो है नीति आयोग, दैट इज ऑप्शन डी। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, नीति आयोग इसका सही जवाब होना चाहिए। तो मित्रों ये आपको याद रखना है
ठीक है। सो इसके बारे में बता दें, इस प्रोग्राम के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको 29 और 30 सितंबर को नीति आयोग ने 2 डे नेशनल लेवल कंसल्टेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। मकसद क्या था? The program aims to bring out the socio-economic and environmental benefits of natural farming and boosting the farmers' income. Central and the state government officials as well as scientists and experts from agriculture universities participated in this event. ठीक है। सो अब जैसे कि आप जानते ही हो, देखो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में भी फार्मर्स आजकल केमिकल यानी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनका इतना इस्तेमाल हो रहा है कि हमें जो फूड ग्रेन्स मिलते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। और इसी के चलते हार्ट की बीमारी, स्किन की डिसीजेस, देन डायबिटीज़, कैंसर, ऐसे अनगिनत बीमारियां जो हो रही है वो केवल सिर्फ एक वजह से हो रही है कि हम जो भी फूड ग्रेन्स खाते हैं, जो भी फूड खाते हैं, इनफैक्ट that contains lot of chemical, and that is the reality. So that's why natural farming is the need of the day. ये हमें समझना बहुत जरूरी है मित्रों। हिंदुस्तान के लोगों की इम्यूनिटी अच्छी अभी तक क्यों रही? क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे कम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि हिंदुस्तान में भी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। बहुत ज़्यादा मायने में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से डिसीजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मित्रों, अगर आप में से कोई भी, अगर मैं तो एडवाइस करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन अगर पॉसिबल है तो ऑर्गेनिक फूड के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस कीजिएगा मित्रों, ठीक है। क्योंकि हम कमाएंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर ये पैसा बीमारियों का इलाज करने में ही चला जाता है तो कमा के भी क्या फ़ायदा है? ठीक है, चलो सो आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू गिव 30% ऑफ द न्यू PDS शॉप्स टू विमेन? यानी पहले तो बता दें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप यानी वो जहां से आपको रेशन मिलता है, यानी रेशन कार्ड दिखा के जिस शॉप से आपको रेशन मिलता है, उस शॉप को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का शॉप कहा जाता है, PDS शॉप्स कहा जाता है। तो हर विलेज में, हर सिटी में, हर टाउन में ऐसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के शॉप्स है। अब ये शॉप्स के लाइसेंसेस गवर्नमेंट इशू करता है। तो रिसेंटली एक स्टेट की गवर्नमेंट ने ये बताया है कि वो जो भी शॉप्स के लाइसेंसेस इशू करेंगे, उसमें से 30% लाइसेंस जो है वो महिलाओं को दिए जाएंगे, वुमेन को दिए जाएंगे। द इनिशिएटिव वाज टेकन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के शॉप्स जो है वो केवल मेंस ही नहीं चलाए, बल्कि महिलाएं भी चलाए, उनमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। ठीक है, ये उद्देश्य से किसी एक राज्य की सरकार ने 30% आरक्षण महिलाओं के लिए रखा है। तो इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ये आरक्षण महिलाओं के लिए रखा है? क्या वो राज्य केरला है, या फिर उत्तर प्रदेश है, या फिर राजस्थान है, या फिर वेस्ट बंगाल है? तो बताइए, इन 4 राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के 30% जो शॉप्स के लाइसेंसेस है वो वुमेन के लिए रखे हैं? तो आपको जान के आश्चर्य होगा, वो राज्य है ऑप्शन सी, राजस्थान। गहलोत जी की सरकार ने ये अनाउंसमेंट रिसेंटली किया है। गहलोत जी की सरकार ने बताया है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में से 30%, अशोक गहलोत, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। उतना ही नहीं, उन्होंने और एक अनाउंसमेंट किया है, सहयोग एवं उपहार योजना, ठीक है, जिसके तहत 11 करोड़ का बजट बनाया गया है। ठीक है, जो फाइनेंशियली वीकर फैमिलीज हैं, वो डॉटर के मैरिज के लिए खर्चा नहीं कर पाते, इसके लिए उनको लोन लेना पड़ता है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक सहयोग एवं उपहार योजना लाया है, जिससे फाइनेंशियल असिस्टेंस इन फैमिलीज को दिया जाएगा अपने डॉटर्स के मैरिज के लिए। सो ऐसे 2 उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम्स अनाउंस की है। ठीक है, चलो, सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ऑपरेशन माई सहेली, अगला में अपडेट आपके सामने है। ऑपरेशन माई सहेली हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसमें से किस संस्था ने माई सहेली नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया है? माई सहेली, सहेली यानी आप जानते हो कि ये ऑपरेशन भी कहीं ना कहीं विमेन से रिलेटेड है। तो
ऑपरेशन माई सहेली जो है, इसका उद्देश्य बता दूं मैं आपको, वुमेन की, महिलाओं की सुरक्षा, ये इसका उद्देश्य है। फीमेल्स का हिंदुस्तान के कुछ स्टेट्स में खास करके अगर बात करें तो वैसे हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ क्राइम होते ही रहते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे क्राइम की संख्या बहुत ज़्यादा है। महिलाओं को सुरक्षा देना अभी भी हिंदुस्तान में बहुत अहम है। यानी बाकी देशों ने जितनी प्रगति की है, बाकी लोगों के देशों में जितना एडुकेशन है, अवेयरनेस है, जितना प्रोटेक्शन है, उतना हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी की वजह से कहीं ना कहीं हमारे महिलाओं को इतनी सुरक्षा नहीं देने में सक्षम नहीं है हमारी सरकार मित्रों। तो सरकार धीरे धीरे कुछ ना कुछ स्कीम्स लेके आ रही है, जिसके तहत ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा देना ये है। तो इसमें से किस संस्था ने ऑपरेशन माई सहेली अनाउंस किया है? DRDO, इंडियन रेलवेज, इसरो या फिर इंडियन आर्मी? सो इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन, बताइए इसका सही जवाब है मित्रों, बताइए ऑप्शन बी, इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज ने ये इनिशिएटिव लिया है जिसमें ड्यूरिंग द रेल ट्रैवल के दौरान महिलाओं का हरेसमेंट ना हो, इसके वजह से उन्होंने ऑपरेशन माई सहेली अनाउंस किया है। ठीक है, हैज बीन लॉन्च्ड बाय द साउथ ईस्टर्न रेलवेज में ये ऑपरेशन पहले अनाउंस किया है टू बूस्ट द सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेन जर्नी। द ऑपरेशन प्रोटेक्ट्स वुमेन। ये ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम ओरिजिनेटिंग पॉइंट टू डेस्टिनेशन, ओरिजिनेशन से लेके जहां से वो ट्रेन बोर्ड करेंगे वहां से लेके उनके डेस्टिनेशन तक इनको सुरक्षा पहुंचाई जाएगी। पायलट मोड पे ये 3 ट्रेनों में ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसमें हावड़ा यशवंतपुरा दुरांतो स्पेशल ट्रेन, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल एंड हावड़ा मुंबई स्पेशल, ये 3 ट्रेन में ये पायलट बेसिस पे, टेस्ट बेसिस पे ये ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट अपडेट, विच डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड श्रमदान ड्राइव टू कमेमोरेट गांधी जयंती। गांधी जयंती रिसेंटली हो चुकी है, तो गांधी जयंती के जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई गई थी, उसमें श्रमदान करने का अनाउंसमेंट किया था। इसमें से किस गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट ने श्रमदान करने का अनाउंसमेंट किया था? ठीक है, जिसकी तहत उस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉइज 2 अक्टूबर को दे वर गोइंग टू गिव सेल्फलेस सर्विसेज फॉर क्लीनिनेस, टुवर्ड्स क्लीनिनेस। ठीक है, सो उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज ने अपने डिपार्टमेंट यानी उनके ऑफिसर्स की पूरी क्लीननेस सारे एम्प्लॉइज ने मिलके उस डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट के आसपास के इलाके की क्लीनिनेस की थी। ठीक है, सो वो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट था जिसने ये श्रमदान अनाउंस किया था 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दौरान? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स? सो मित्रों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये डिपार्टमेंट जो था वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस था। तो न केवल वो क्रिमिनल्स की सफाई करते थे, बल्कि उन्होंने अपने खुद के डिपार्टमेंट की सफाई करने का जिम्मा 2 अक्टूबर को श्रमदान ड्राइव के थ्रू उठाया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, श्रमदान ड्राइव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली ऑन 2 अक्टूबर 2020। ड्यूरिंग द इवेंट ऑल द ऑफिसर्स एंड द स्टाफ मेंबर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पार्टिसिपेटेड इन ए क्लीनिनेस ड्राइव टू क्लीन द ऑफिस प्रीमाइसेस। ठीक है, सो ये एक अपडेट आपको पूछा जा सकता है। हमारे डिपार्टमेंट से हमारा भी कंपनी सेक्रेटरी का रोल भी जस्टिस दिलवाना होता है कंपनियों को, स्टेक होल्डर्स को, तो कहीं ना कहीं हम भी इसे जुड़े हुए हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड एनुअली? ठीक है, कौन सा दिन इंटरनेशनल नॉन वायलेंस, नेशनल नहीं, देश का नहीं, पूरे दुनिया का नॉन वायलेंस डे करके ऑब्जर्व किया जाता है? ये एक अहम सवाल है, आपको पूछा जा सकता है। इनमें से किस तारीख को नॉन वायलेंस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है मित्रों? ठीक है, आपको बताने में खुशी हो रही है कि गांधी जयंती के दिन, दैट इज 2 अक्टूबर, इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। यह अनाउंसमेंट हुआ था यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में 15 जून 2007 को। ठीक है, 15 जून 2007 को यह अनाउंसमेंट यूनाइटेड नेशंस ने किया था कि 2 अक्टूबर will be observed as an international non-violence day, which marks the
महात्मा गांधी जयंती, अपनी गांधी जी की 2 अक्टूबर को हम सब लोग जयंती ऑब्जर्व करते हैं। तो उस दिन को हम सब लोग जानते हैं कि गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, ही बिलीव्ड इन द पाथ ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, आपको कुछ लड़ने की जरूरत नहीं है, नॉन वायलेंट मूवमेंट से भी आपको जो चाहिए आप हासिल कर सकते हो। ठीक है, सो इसके वजह से 2 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ये एक चीज आपको याद रखनी है। एज पर द रीसेंट स्टेटमेंट फ्रॉम नाबार्ड, विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स इनकर्ड ए लॉस ऑफ ₹2,200 crores इन द फाइनेंशियल ईयर 20? अब ये तो नाबार्ड ने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 1920 फाइनेंशियल ईयर में इनमें से कौन सी ऐसी बैंक है जिसने 2,200 करोड़ रुपए का लॉस इनकर किया है। ठीक है, ये अनाउंसमेंट नाबार्ड ने की है। नाबार्ड ने ये अनाउंसमेंट की है कि इनमें से कोई एक बैंक ऐसे है कि जिसने 19-20 फाइनेंशियल ईयर में बहुत मोटा लॉस बेयर किया है। कौन सी ऐसी बैंक है? अब बैंकों को लॉस हो रहा है, हम सब लोग जानते हैं कोविड की स्थिति में तो बहुत हेवी लॉसेस हो रहे हैं बैंक्स को। रीपेमेंट ऑफ लोन में बहुत सारे बिजनेसमैन को दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं। नॉट ओनली बिजनेसमैन, बल्कि पिछले साल में ऐसा एक सेक्टर में हुआ है कि जहां पे, ठीक है, इनमें से एक बैंक का लॉस बहुत ज्यादा बढ़ा है और वो बैंक का नाम है रीजनल रूरल बैंक। दैट इज ऑप्शन बी को लॉक किया जाए कंप्यूटर महोदय। रीजनल रूरल बैंक का लॉस जो है पिछले साल तकरीबन 700 करोड़ के आसपास था और करंट ईयर में इसका लॉस 2,200 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये लॉस की मात्रा जो है सालों साल बढ़ते जा रही है मित्रों। ठीक है, तो पिछले साल इसका लॉस जो था वो टू बी प्रिसाइज 652 करोड़ था और करंट ईयर में इसका लॉस जो हो चुका है वो 2,206 करोड़ हो चुका है। इनकी एनपीएस यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की परसेंटेज, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो इनकी बैड लोन्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, इसके वजह से इनके लॉसेस बढ़ रहे हैं मित्रों। ठीक है, चलो, सो आपको ये याद रखना है। तो आज का हमारा डिस्कशन यहीं तक था, फिर मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस अपडेट्स। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, अब ये अपडेट्स से आपका जी के जनरल नॉलेज तो बढ़ ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें से कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन में पूछ लेगी। सो जैसे कि मैंने बताया, पीडीएफ इज अवेलेबल फॉर डाउनलोड फ्रॉम आवर ऐप, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, लेट्स मीट टुमारो विद न्यू अपडेट्स। थैंक यू।